नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू वीकली करंट अफेयर। ये टॉप 20 क्वेश्चन है जो 22 से 28 जनवरी तक के होंगे। आइए सभी क्वेश्चन को मेरे साथ वन टू वन एनालिसिस करते हैं। ये सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको एसएससी, बैंक और रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत सरकार ने दक्षिण भारत के किस सुपरस्टार को पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा की है? के चिरंजीवी के लिए। देखिए, के चिरंजीवी जो कि साउथ के एक फेमस सुपरस्टार हैं, इस साल 2024 में जो पद्म अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ है उसमें 5 लोगों को पद्म विभूषण देने की भी घोषणा की गई है। इन 5 लोगों में पद्म विभूषण देने की घोषणा वाले जो लोग हैं, इसमें एक दक्षिण के फेमस सुपरस्टार के चिरंजीवी भी हैं। वहीं साथ ही साथ में भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और अभिनेत्री बैजंतीमाला वाली हैं जो तमिलनाडु की हैं। सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर बिंदेश्वर पाठक जो कि बिहार के हैं, इन्हें मरणोपरांत, तथा साउथ के अभिनेता चिरंजीवी और भरतनाट्यम की नर्तकी पद्मा सुब्रमण्यम, इन 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार देने का अनाउंसमेंट किया है। वहीं बात करें तो इस साल टोटल 132 पद्म अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ है, जो कि हम अगले क्वेश्चन में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2024 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों के वितरण की घोषणा की गई है? 132। इन 132 पद्म पुरस्कारों में 5 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 110 पद्मश्री है। उपरोक्त क्वेश्चन में मैंने आपको पद्म विभूषण के बारे में बता दिया है, जबकि पद्मश्री में 2 इंपोर्टेंट रहेंगे। एक देखिए, इस साल मिथुन चक्रवर्ती के लिए दिया गया है और भारत की पहली महिला जज फातिमा बीवी को भी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, मरणोपरांत। ध्यान रखना है आपको, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। ये केरल राज्य की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा विमोचन की गई पुस्तक नए भारत के सामवेद किसके द्वारा लिखी गई है? तो नए भारत के सामवेद नामक पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई है। अब देखिए, इस पुस्तक में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा संविधान के बारे में कही गई अनेक बातों का संकलन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नीति आयोग और कृषि मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर, ध्यान रखना इसमें कुछ बात मिस हो गई है, किसके साथ मिलकर भारत में जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए निवेश फोरम लॉन्च किया है? खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा, FAO। ध्यान रखना है आपको, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत में इस प्रकार की प्रणालियां विकसित की जाएंगी। वहीं बात करें कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और इसके CEO अमिताभ कांत हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ध्यान रखना है आपको, 2015 को। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी? उड़ीसा स्टेट में। अब ये मेलानिस्टिक क्या, देखिए मेलानिस्टिक का मतलब होता है ऐसे बाघ, ऐसे टाइगर जिनके शरीर पर चौड़ी काली धारियां पाई जाती हैं, उस चौड़ी काली धारी को मेलानिस्टिक कहा जाता है। तो मेलानिस्टिक टाइगर सफारी को उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में स्टेब्लिश किया जाएगा, जो वहां स्थित सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बहुत ही पास में है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व दुनिया का एकमात्र ऐसा टाइगर के रहने वाला स्थान है जहां मेलानिस्टिक बाघ पाए जाते हैं, अर्थात जिनके शरीर पर चौड़ी काली धारियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, रिपब्लिक डे पर किस मंत्रालय ने एक स्मारक सिक्का तथा टिकट जारी किया है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। देखिए, इस साल का जो बाय मिस्टेक यहाँ में हो गया, इसे वे कर लेंगे आप। 75वें गणतंत्र दिवस पर भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने एक स्मारक सिक्का और टिकट भी जारी किया था। अब देखिए, इस साल का जो 75वां गणतंत्र दिवस है, इससे संबंधित कुछ इंपोर्टेंट बात है यहाँ पर, इसको समझ लीजिएगा। इस साल मुख्य अतिथि फ्रांस के उपराष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, और इस साल की थीम थी कि विकसित भारत तथा भारत लोकतंत्र की मातृका, ये इस बार थीम थी। वहीं इस साल की परेड को पहली बार 100 महिला कलाकारों के संगीत वाद्य यंत्र के साथ शुरू किया गया था। और मजेदार बात यह भी है कि पहली बार कर्तव्य पथ पर भारतीय तीनों सेनाओं की महिला नर्स सैनिकों ने परेड की थी, जो जिसका नेतृत्व सृष्टि खुल्लर ने किया था। ये पहली बार महिलाओं की टुकड़ी ने इस पर परेड की है। वहीं बात करें तो एक अनंत सूत्र नाम का अभियान चलाया था, जिसमें इस साल के गणतंत्र दिवस पर लगभग 1900 साड़ियों का प्रदर्शन किया गया था। तो ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी इसमें। अगला क्वेश्चन, वैक्सीन उत्पादकों के वैश्विक नेटवर्क CEPI में किस भारतीय कंपनी को शामिल कर लिया गया है?
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के लिए, देखिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की हम बात करें तो इसकी स्थापना 1966 में साइरस पूनावाला के द्वारा महाराष्ट्र के पुणे में की गई थी। महाराष्ट्र के पुणे में की गई थी। जबकि सीईपीआई का मतलब होता है कॉलिजन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, इसकी स्थापना भी 2016 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने किस कंपनी को हरित ऊर्जा और गैस व्यवसाय के लिए एक सहायक कंपनी बनाने की मंजूरी दी है? तेल और प्राकृतिक गैस निगम, ओएनजीसी, इसको क्या बोलते हैं? ओएनजीसी। अब देखिए ओएनजीसी को जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से परमिशन मिली है वो क्या काम करने के लिए मिली है? ग्रीन हाइड्रोजन और गैस का व्यवसाय बढ़ाने के उद्देश्य से। चलिए अगला क्वेश्चन। कोल इंडिया लिमिटेड 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैस उत्पादन के लिए किन राज्य में 2 संयंत्र स्थापित करेगी? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आप देखिए कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा लगभग 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोल गैस उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए वो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अपने प्लांट एस्टेब्लिश करेगी। देखिए उड़ीसा भारत में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन वाला राज्य है। अब वहीं दूसरा झारखंड है। वर्ष 2022-23 में भारत में कुल 893.19 मीट्रिक टन कोयला का उत्पादन हुआ था। भारत में सर्वाधिक बिटुमन प्रकार का कोयला पाया जाता है। बात करें तो रानीगंज जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये भारत का सबसे पुराना कोयला उत्पादन क्षेत्र है, जबकि झारखंड का झरिया भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वित्त वर्ष 2023 के अंत में प्रत्यक्ष कर से जीडीपी अनुपात बढ़कर कितने प्रतिशत उच्च स्तर पर पहुंच गया है? 6.11%। आप देखिए कि 2023 के दौरान कुल करों के संग्रहण में 54.62 प्रतिशत योगदान प्रत्यक्ष करों का है, जिनका जीडीपी में 6.11% योगदान है। अब देखिए जितना भी भारत में टैक्स का कलेक्शन होता है उसमें 54.62% योगदान केवल डायरेक्ट टैक्स का है। अब बात करते हैं तो डायरेक्ट टैक्स का जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है? 6.11% जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन है। चलिए अगली बात। ताजा आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में भारत में सर्वाधिक खनिज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भाई उड़ीसा। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए भारत में 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा जो खनिज उत्पादन किया वो किस राज्य ने किया? उड़ीसा में। ये आंकड़ा अभी जनवरी 2024 में पब्लिश हुआ था। ये आंकड़ा 2021-22 का है जो अब तक का सबसे अपडेटेड आंकड़ा है। अब देखिए जबकि सबसे ज्यादा खनिज उत्पादन करने वाला स्टेट आपको पता चली गया उड़ीसा है, जो कि टोटल मिनरल प्रोडक्शन का 44.11% प्रोडक्शन किया था, जबकि छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है 17.5% के हिसाब से, राजस्थान तीसरे स्थान पर है। आप देखिए खनिज उत्पादन में वृद्धि वाला राज्य जो है वो उड़ीसा है, झारखंड है और कर्नाटक है। इन तीन राज्यों ने विशेषकर वृद्धि दर्ज की है। वृद्धि वाले और भी राज्य हैं लेकिन ये शीर्ष वृद्धि वाले राज्य हैं। खनिज उत्पादन में कमी वाले राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसके पिछले वर्ष की तुलना में माइनस 24.62% की कमी हुई है, जबकि गोवा में लगभग माइनस 100% की कमी हुई है। चलिए अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आईसीसी ने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में 2022 का प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया है? विराट कोहली के। देखिए विराट कोहली को इस साल का मतलब 2023 का प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड देने का अनाउंसमेंट किया गया है आईसीसी के द्वारा। ठीक है ना। आप देखिए आईसीसी ने विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। वहीं रोहित शर्मा को टीम ऑफ द ईयर का कैप्टन चुना गया है। यानी टीम ऑफ द ईयर का कैप्टन वाला अवार्ड रोहित शर्मा के लिए याद रखेंगे। जबकि विराट कोहली इससे पहले भी 2012 में, 2017 में और 2018 में भी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। रिसेंटली इंडिया गवर्नमेंट ने किसे भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है? कर्पूरी ठाकुर के लिए। देखिए कर्पूरी ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के, पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के। आपको ध्यान रखना है ये पूर्व मुख्यमंत्री, ये जन नायक के नाम से भी जाने जाते हैं बिहार में, जन नायक, लोक जन नायक। आइए कुछ इंपोर्टेंट जानकारी पढ़ते हैं भारत रत्न के बारे में। अब देखिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। मरणोपरांत आपको पता होना चाहिए, अब तक भारत में मरणोपरांत पुरस्कार 20 लोगों को मिल चुका है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। पहला भारत रत्न सीवी रमन को दिया गया था जो कि वैज्ञानिक थे। वहीं
पहला भारत रत्न पाने वाली महिला जो थी वो इंदिरा गांधी थी, और प्रथम विदेशी भारत रत्न जो दिया गया था वो खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था, जो पाकिस्तान के थे। मरणोपरांत पहला भारत रत्न पुरस्कार लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया, और सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति थे सचिन तेंदुलकर, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? स्विट्जरलैंड के साथ में। यह एक यूरोपियन कंट्री है, ये आपको पता होना चाहिए, और स्विट्जरलैंड के साथ में अब भारत का मुक्त व्यापार समझौता प्रारंभ किया जा चुका है। इस प्रकार से देखा जाए तो भारत अब तक लगभग 54 से अधिक देशों के साथ में मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति बना चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में प्रधानमंत्री ने छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली को विकसित करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? सूर्योदय योजना। सूर्योदय योजना के माध्यम से भारत में छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली को स्थापित किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार ने लगभग 2026 तक 40,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? अनुवादनी। बहुभाषी शिक्षा के लिए एक अनुवादनी नाम का ऐप लॉन्च किया गया है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ऐप है, जिसमें लगभग 22 भाषाओं का अनुवादन किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने के लिए पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र के पुणे में। महाराष्ट्र के पुणे में आप देखिए अल्कोहल से जेट फ्यूल बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट लगाया गया है, जिसका अभी इनॉग्रेशन भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 2024 में 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? भारत के द्वारा। तो भारत करेगा 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन, और इसका आयोजन किया जाएगा बंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में। जबकि इससे पहले भारत में जो लेटेस्ट हुई थी, इससे पहले मतलब वो 1996 में हुई थी बेंगलोर में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में पुरुष एकल, ध्यान रखना, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल का खिताब यानी मैन सिंगल का खिताब जीता है यानिक सिनर ने, और यानिक सिनर हैं इटली के। कहां के हैं ये? इटली के। और पहली बार इटली के किसी व्यक्ति ने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। यानिक सिनर ने अपने प्रतिद्वंदी के रूप में रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर यह खिताब जीता था। ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला एकल का खिताब बेलारूस की आर्याना सवालेंका ने चीन की झेंग किनबिन को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। अब देखिए पुरुष एकल और महिला एकल दोनों को याद रखेंगे। पुरुष एकल में आपको ध्यान रखना है विशेष तौर से यानिक सिनर के लिए, और महिला एकल में याद रखना है आपको आर्याना सवालेंका के लिए। दोनों ही इंपोर्टेंट हैं बैंक और रेलवे के पर्पज से। आइए 69 फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? भाई बेस्ट फिल्म का अवार्ड ले गया 12वीं फेल फिल्म। अब देखिए 12वीं फेल यानी 12th फेल फिल्म जो है, ये बहुत ही आईपीएस मनोज शर्मा के जीवन पर और उनके द्वारा शुरुआती संघर्ष पर आधारित ये फिल्म है, और बखूबी से बहुत अच्छे से इस फिल्म को शूट किया गया है। अब देखिए इस साल के इस 69 फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर के रूप में रणबीर कपूर के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में आलिया भट्ट के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर के रूप में विधु विनोद चोपड़ा के लिए अवार्ड दिया गया है। विधु विनोद चोपड़ा के द्वारा ही 12th फेल फिल्म बनाई गई थी। तो स्टूडेंट ये थे आपको टॉप 20 क्वेश्चन जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से एनालिसिस किए। इन टॉप 20 क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल सुनील सर जीएस वर्ल्ड पर मिल जाएगा। आप स्मॉल लेटर में विदाउट स्पेस दिए सुनील सर जीएस वर्ल्ड सर्च करिए टेलीग्राम पर और ज्वाइन कर लीजिए। वहां इस साल के 2023 के 2022 के सभी लगभग पीडीएफ आपको करंट अफेयर के प्राप्त हो जाएंगे।